अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मेरे साथ ख़ास बातचीत के लिए या कह लीजिए तज्ज़ियाती गुफ्तगू के लिए आज मौजूद है मारूफ़ दानिश्वर और मसले फ़लस्तीन के माहिर जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। अब जानते हैं कि फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान जंग चल रही है और 10 दिन हो गया है और अभी तक हमास की तरफ से भी लगातार मुकाबला हमला जारी है। इज़राइल की तरफ से लगातार गज़ा पट्टी में बेगुनाहों को, बच्चों को मारा जा रहा है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो आलमी बयानात है उसमें भी कुछ तब्दीली सामने आई है। तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, इज़राइल की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वो ज़मीनी हमला करेगा और गज़ा पट्टी को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर देगा, हमास के नामो निशान को मिटा देगा। दूसरी तरफ जो बाइडेन का अब ये बयान आया है कि गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला करना सही नहीं रहेगा। आप किस तरह देखते हैं इसको और क्या कुछ होने वाला है वहाँ? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जंग शुरू होने के तीसरे चौथे दिन से ही इसराइल की तरफ से ये बात आ रही है कि वो गजा में जमीनी हमला करेगा और हमास का नामो निशान मिटा देगा। और इसके लिए उसने 11 लाख लोग जो गजा में शुमाली गजा में रह रहे हैं उनको धमकी दी है कि वो फौरन खाली कर दें वहां से, हम वहां हमले करेंगे। लेकिन 3-4 दिन हो गए। पहले कहा हम हमले करेंगे, फिर कहा 24 घंटे में खाली कर दें, फिर कहा कि 6 घंटे की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, फिर कहा 3 घंटे की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, फिर कहा 5 घंटे की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, फिर कहा मौसम खराब हो गया है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस्राइल की फौज को और सरकार को ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि ज़मीनी हमला करना हमास इतना कमज़ोर नहीं है कि वो इस ज़मीनी हमले को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। ये बात मैंने भी अभी कुछ दिन पहले कही थी कि जी। अ, गज़ा में 23 लाख लोग किसी सूरत आबाद हैं, ओपन जेल में बसे हुए हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका गज़ा है, जहाँ 1 किलोमीटर में एवरेज 4-5 हज़ार लोग रहते हैं। इससे ज़्यादा घनेरी आबादी दुनिया में कहीं नहीं है। 30,000 वहाँ पर लड़ाके हैं, इनके मुज़ाहिमतकार हमास के, जो जी। पूरे तौर पर मुसल्लह हैं, सुरंगें मौजूद हैं और बहुत सारा इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है। और इसके अलावा जो परेशान हाल वहाँ के अवाम हैं, वो 16 साल से जिन सख्तियों में वहाँ जी रहे हैं, वो उसने उनको भी बहुत बहादुर बना दिया है। ऐसे में अभी जो आज ये खबर आई कि ये जो अ, लोग जा रहे हैं वापस शुमाली गज़ा से साउथ के गज़ा की तरफ, उनको रोकने के लिए हमास ने लैंड माइन्स लगा रखे हैं। ये इस्राइल की तरफ से कहा गया आज ही। सवाल ये है कि ये तो इस्राइल कह रहा है कि उन लोगों को रोकने के लिए लगाए। असल में क्या उन लोगों को रोकने के लिए लगाए हैं या जो टैंक दाखिल होंगे गज़ा में, उन टैंक्स को रोकने के लिए वो लैंड माइन लगाए गए, ये नहीं बोल रहा इस्राइल। तो बड़ा हुँ। खौफ है इस्राइल के यहाँ, इस्राइल की आर्मी में कि अगर दाखिल हुए, तो वापसी कितने फौजियों की मुमकिन होगी या नहीं होगी, या वो गज़ा पर कब्ज़ा कर लेंगे या वो तमाम 30,000 लोगों को मार देंगे, तमाम लाखों लोगों को कत्ल कर देंगे। ये यकीन उनके अंदर है या नहीं है, ये उनका खौफ है। एक पार्ट ये है। क्या डॉक्टर दूसरा रहमानी साहब पार्ट ये आपको लग है रहा है कि कि जो ज़मीनी हमला करने से इसलिए भी इज़राइल बच रहा है कि उसको लग रहा है कि अगर हमने इधर गज़ा पट्टी पर हमला किया, तो उधर लेबनान से हिज़्बुल्लाह की आर्मी दाखिल हो सकती है और फिर इज़राइल 2 तरफ से घिर जाएगा। ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले जी। एक और पार्ट है। अच्छा, अभी वो जो क्या है? यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्लिंकिन साहब जो अरब मुल्कों के दौरे पे गए थे और वहाँ तमाम सुदूर और शहनशाह और वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर से बात करके आए। वो सऊदी अरब में भी, इजिप्ट में भी और दूसरे ममालिक में, वहां से जो फीडबैक उनको मिल रहा है वो ये है कि कोई भी अरब मुल्क इसराइल और अमेरिका के इस एग्रेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि अगर आपने बमबारी जारी रखी और वहाँ ज़मीनी फ़ौज दाखिल की, तो उसके नताइज की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो ये मैसेज प्लस ये मैसेज के तमाम अरब वर्ल्ड इस वक़्त ये चाहता है कि जंग रोकी जाए और बिल्कुल। ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जो रास्ता मिस्र से खुलना है, वो रास्ता खोला जाए।
ये मुतालबा किया है और इस इम्प्रेशन को लेके आज मिस्टर ब्लिंकन वापस गए हैं इस्राइल में और ये उन्होंने फीडबैक जो बाइडेन साहब को भी दे दिया है, जिसके नतीजे में बाइडेन साहब ने अपना प्रोग्राम बनाया कि बुध को वो खुद भी इस्राइल आ रहे हैं। खुद को ही ओआईसी की मीटिंग भी है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की इसी इश्यू पे। तो ये जो माहौल है, जो एंटी इज़राइल है, उसने जो बाइडेन साहब से ये कहलवाया कि हमला आपने किया जवाबी कार्रवाई के तौर पर वहाँ तक ठीक है, लेकिन गज़्ज़ा पर कब्ज़ा करने की कोशिश और ज़मीनी हमला ये मुफ़ीद नहीं होगा। ये पूरा मैसेज अरब वर्ल्ड से उनको मिल गया है, इसलिए मौसम खराब हुआ है, इसलिए बदला है मिजाज तेवर का। तीसरा जो आप फरमा रहे हैं हुँ, कि जो नए बॉर्डर्स खुलने को है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कतर जा रहे हैं। कतर में जी। जाके वो इस्माइल हानिया से ओपनली ऑन कैमरा मुलाकात कर रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया के सामने मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं इस्माइल हानिया के गले मिलके और ये बयान कि हम आखिर वक़्त तक आपके साथ खड़े होंगे, इसने ईरान को इस पूरी जंग के मामले में एक बड़ा स्टेक होल्डर बना दिया है। ईरान हुँ, का स्टेक होल्डर बनने का मतलब ये है कि सीरिया जिस पर विदाउट एनी प्रोवोकेशन इसराइल 2 बार हमले कर चुका है दमिश्क के एयरपोर्ट पर और हलब ये इदलिब के एयरपोर्ट पर। कोई प्रोवोकेशन नहीं था। उसके लेबनान पे तो बहाना बनाया जा सकता है कि हिजबुल्लाह ने हिज़बुल्लाह रॉकेट का। दागे थे, लेकिन सीरिया पे ये बहाना नहीं चल सकता। सीरिया पे क्यों दागे थे? तो आप सीरिया और लेबनान अगर करते हैं तो आप देखिए ज़मीनी हमले का जो नतीजा निकलेगा, एक तरफ गज़्ज़ा के अंदर एक फ्रंट पे एक बहुत ही भयानक जंग होगी जिसके नतीजे के बारे में कोई आदमी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। हमास की तरफ जाएगा या इस्राइल की तरफ जाएगा। तीसरे नॉर्थ की साइड पर नॉर्थ के एक तरफ से सीरिया का फ्रंट खुलेगा, दूसरी तरफ से लेबनान का फ्रंट खुलेगा जो बहुत खतरनाक होगा और चौथी साइड पे वो जो गज़्ज़ा जो मगरिबी किनारा है, मगरिबी जी। किनारे में भी 25 लाख के करीब अरब मुसलमान रहते हैं। जहाँ पर अभी तक 7 अक्टूबर से अभी तक तकरीबन 60 अरब मुसलमानों को इस्राएली फ़ौज ने शहीद किया है। वो और भी कई तो गुस्से में बस्तियों को भी बैठे हैं। खाली करा अगर लिया हर है तरफ से आम सिविलियन ने हथियार के ज़ोर पर। जी, तो जी। वो भी गुस्से में बैठे हैं। अगर वहाँ से भी कोई रिएक्शन सामने आया, तो फिर तो इस्राइल चारों तरफ से घिरा हुआ होगा और अगर ईरान बराह ये तो प्रॉक्सी है, बराह रास्त हुँ, ईरान इन्वॉल्व होता है, तो वो हवाई हमले भी करेगा। उससे तो तेल अवीव का की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इतना बड़ा रिस्क चाहे जितना जुनून तारी हो बेंजामिन नेतन्याहू पे और उनके अपने मुल्क में उनके खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं लगातार मुजाहिरे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे हैं तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के फ्रंट पर भी परेशान है और चारों तरफ से घिरे हुए भी हैं ऐसे में ये खुदकशी करने का फैसला अगर इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ले रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है लेकिन बाकी दुनिया और उनके हलीफ यूएस वगैरह समझ रहे हैं कि नतीजा क्या निकल सकता है इसलिए उन्होंने इनको दबाव में डाल के रोका है कि ये ज़मीनी हमला अभी ना करें, मुझे कम से कम यही समझ में आता है। तो मतलब ये इज़राइल एक तरह से धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि वो उनकी बातों में आकर के डर जाए और हमास एक तरह से एक्सपोज़ हो जाए, खुल कर के सामने आए, कुछ ऐसा मकसद है क्या नहीं, धमकियाना? उन्होंने तो आज कहा है कि हमास से कि वो हथियार डाल दें। तो अच्छा। हथियार डालने की बात करना कि आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं भई हथियार डालने की बात? ये बात तो हमास को आपसे कहनी चाहिए कि इसराइल को अब हथियार डाल देने चाहिए। पूरी की पूरी वर्ल्ड ओपिनियन इसराइल के खिलाफ है इस वक़्त। हमास ने जो कुछ किया, हमास को जो कुछ कहा जा रहा है, वो अब एक पिछला पहले ज़माने की बात हो गई। आज के ज़माने में इसराइल जो है वो डिफेंसिव पोज़ीशन पर है, पूरे तौर पर डिप्लोमैटिकली भी डिफेंसिव है, मिलिटरीली भी डिफेंसिव है। हथियार तो इनको डालने चाहिए। ऊपर से नेतन्याहू साहब कह रहे हैं जंग खत्म होने तक हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये बात तो हमास ने भी कही है। कि नतीजा बरामद हो जाने तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो अब इन दोनों के इन सेंटीमेंट्स को कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, उनको पैसिफाई करने के लिए कतर भी काम कर रहा है, तुर्की भी काम कर रहा है, मिस्र भी काम कर रहा है और ईरान पार्टी बना हुआ है। बाकी लोग नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं और अरब ममालिक सऊदी अरब भी नेगोशिएशन की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूएस भी नेगोशिएशन शुरू करेगा, आप देखिएगा बुध के बाद से नेगोशिएशन का दबाव यूएस की जानिब से भी आएगा तो अल्टीमेटली तो नेगोशिएशन होगा और अभी तक इसराइल और अरब की कोई भी जंग
15 दिन से ज़्यादा नहीं चली है। जितनी भी जंगें हुई हैं, 6-7 जंगें, जी। 15 दिन से ज़्यादा चली नहीं है। वो ये अलग बात है कि आज के ज़माने में जो जंग हो रही है, वो चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो या वो सीरिया की जंग हो या वो यमन की जंग हो, वो सालों चली है। लेकिन ये जंग इतना लंबा चल सकेगी मुझे मुश्किल लगता है, अगर ये जुनूनी कैफियत में आके ये ईरान को इन्वॉल्व करने के लिए प्रोवोक नहीं करते, तो ये जंग को 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, अगले 1 हफ्ते में रुकना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, को क्या लगता है नॉर्थ गज़ा से जाने के लिए जो कहा गया है, तो कितने लोग गए हैं? क्या तमाम लोग चले जाएँगे या कुछ लोग गए हैं जो खबरें आ रही है, क्या है? देखिए, पूरे के पूरे गज़ा में अभी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो सिर्फ़ 4 लाख का है, नॉर्थ और साउथ मिला के। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो फ़लस्तीन की जंग है। ये नैरेटिव जो दिया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि गज़ा या हमास वर्सेस इसराइल हो रहा है। नो, ये बिल्कुल गलत बिल्कुल। है। जंग तो तो पैलेस्टाइन फ़लस्तीन पूरे वर्सेस फ़लस्तीन इसराइल की है। है। जी, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है ये गज़ा और इसराइल की जंग नहीं है, ये हमास और फ़लस्तीन की जंग भी नहीं है। और ये जो ये एक नैरेटिव दे रहे हैं नॉर्थ गज़ा अलग और साउथ गज़ा अलग 26 किलोमीटर की पट्टी है, उसमें आप नॉर्थ और साउथ को कैसे बाँट सकते हैं? और फिर साउथ में भी आप कह रहे हैं कि तमाम जो इन्फ्लक्स है, माइग्रेट करके लोग साउथ में आए, साउथ में आप बम मार रहे हैं। खान यूनिस में आपने आज बम मारे, कई लोगों को शहीद किया। भागते हुए जो लोग भी वहाँ से हिजरत कर रहे थे, उनमें से 70 से ज़्यादा लोगों को आप शहीद कर चुके। आज शाम को आपने समंदर की जानिब से नेवल अटैक्स भी बढ़ाए हैं। तो आप तो साउथ में भेज के साउथ में भी हमला कर रहे हैं। तो आप किस बुनियाद में नॉर्थ और साउथ को अलग कर रहे हैं और इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को गज़ा बना के सारी दुनिया फ़लस्तीन के मसले को जो अब उठा है, 50 साल के बाद दोबारा हेडलाइन्स को हिट किया है फ़लस्तीन के मसले ने, उसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं गज़ा का नाम देके। तो तमाम जो समझदार लोग दुनिया के हैं और जो इस मसले को जानते हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इसे वो गज़ा की जंग ना कहें, बल्कि सारी दुनिया, सारा आलम-ए-इस्लाम और फ़लस्तीन से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग दुनिया भर के, वो इसे फ़लस्तीन पर ही फ़ोकस लेकिन रखें, गज़ा डॉक्टर ना हमानी कहें। साहब, बात तो सच्चाई यही है कि ये फ़लस्तीन वर्सेस इज़राइल की जंग है। हमास उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल है, वो ये बातें समझने को तैयार नहीं है। वो हमास को दहशतगर्द तंज़ीम कह रहे हैं, आईएसआई का नाम लिखा जा रहा है। क्या लगता है एजेंडा क्या है इन लोगों का कि जो लड़ाई है फ़लस्तीन की उसको पीछे ढकेलना? देखिए, इंडियन मीडिया को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसे तो हुँ, सीरियसली लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप इनमें से इंडिविजुअली जितने भी चैनल हैं टेलीविज़न के, अब सोशल मीडिया पे जो लोग बात कर रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन इन एंकर्स को अगर आप बुला लें और आप ही अपने साथ बिठा लें, मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ़लस्तीन के बारे में एक लफ्ज़ उनकी कोई जानकारी नहीं है। उनके ये बॉसेस तो और वॉर ज़ोन उनके से जो जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि हम तो इंटरनेशनल वार मीडिया ज़ोन बन में गए हैं। जाके तो इज़राइल से ही ले रहे हैं ना वो सारा का सारा फीडबैक। अभी प्राइम मिनिस्टर या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट जो तकरीर करते हैं, उनके पास लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट आता है, वही पढ़ते हैं ना वो टेलीप्रॉम्प्टर के हुँ, सामने। ये एंकर्स के सामने भी टेलीप्रॉम्प्टर्स रखे हुए हैं, प्रॉम्प्टर्स। उन प्रॉम्प्टर्स को पढ़ के ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं है। ये तो अब जो खबरें आई, ये मसला खड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत जानना शुरू किए हैं, लेकिन जो पीछे से स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, वही स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। जैसे जो फीचर फ़िल्म्स बनती हैं, उसमें एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, एक डांस डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है। तो फेस एक्टर का होता है, जैसे डायरेक्टर बोलता है, स्टोरी राइटर बोलता है, ऐसे वो करते हैं। सेम वे ये एंकर्स एक्टर्स हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी फ़लस्तीन के मसले के ऊपर। 2 सवाल आप खुद कर दीजिए और मैंने तो करके देख लिया, तो कलई खुल जाती है। मैंने तो एक एंकर कैसा से सिर्फ तजुर्बा इतना रहा है? पूछ लिया कि हमास की फुल फॉर्म बता दीजिए, तो वो खेल गया, भूल गया पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो वो लेकर आया था। तो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं और यकीन तो बिल्कुल ना करें। इवन भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, एक एबीसी नहीं जानते वो इस मसले की, जो इनके बड़े-बड़े पढ़े-लिखे हैं। इनका मसला ये है कि आरएसएस ने अपनी पैदाइश के दिन ये तो पैदा भी नहीं हुआ था आरएसएस, जब से इस्राइल का मसला चल रहा है, 1925 में पैदा हुए। इन्होंने पहले ही दिन अपने पैदा होते ही जिस दिन ये 1 दिन के बच्चे थे आरएसएस वाले, उसी दिन ये तय कर लिया था कि हम इस्राइल की हिमायत करेंगे और फ़लस्तीन की मुखालफत करेंगे। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि जो चीज़ भी
इस्लाम और मुसलमानों से वाबस्ता होगी, आरएसएस उसकी मुखालफत करेगा। ये उनका बुनियादी उसूल है, आरएसएस का वजह तकवीन है, वजह तासीस है कि वो मुखालफत करेगा इस्लाम और मुसलमानों की, और इसराइल मुसलमानों और इस्लाम की मुखालफत करता है, इसलिए वो इसराइल के साथ ही है। दूसरा कोई उसूल नहीं है उनके सामने। उनसे अगर ये पूछें कि आप इसराइल की हिमायत क्यों करते हैं, तो शायद वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे बिल्कुल, पाएँगे। उनसे तो इनसे कोई ताल्लुक पूछें भी नहीं है कि ना, आप मुसलमानों से अगर तो एक तरह से कहते ताल्लुक है कि ये दोनों मिल्लत इब्राहिमी में आते हैं, अंबिया किराम को मानने का सिलसिला है, वो भी वहदानियत पर यकीन रखते हैं, तो उनके साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर हमानिस। तो इनसे पूछे ना, ये हिटलर के साथ क्यों अपना ताल्लुक जोड़ते हैं आरएसएस? हिटलर ने के बारे में कहा जाता है उसने 60 लाख यहूदियों को जलवा दिया था, हॉलोकॉस्ट किया था। तो एक तरफ यहूदी हैं जो हिटलर के मुखालिफ हैं, एक तरफ आरएसएस है वो हिटलर को भी सपोर्ट करता है पॉलिसी को, और तो उसके दुश्मन इसराइल की। तो क्या आइडियोलॉजी है इनकी? कुछ नहीं है। इसलिए जब ये लोग आते हैं तो आए बाय शायद बीजेपी के लोग भी करते हैं, इसलिए कि इनको फिलिस्तीन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अच्छा डॉक्टर हमानी साहब, महमूद अब्बास साहब का जो आज का बयान आया है वो आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास जो है वो फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करता है, सिर्फ अल फतह ग्रुप जो है वो फलस्तीनियों की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। और उन्होंने एक तरह से मजम्मत भी की है हमास के हमला की, और अब तक जो अपडेट है उसमें से पहली मर्तबा उनका इस तरह का बयान सामने आया है, और अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बात करने के बाद उन्होंने बयान दिया है। देखिए, अभी जो ब्लिंकिन साहब घूम रहे थे, तो जॉर्डन में भी गए थे वो। जॉर्डन में महमूद अब्बास साहब से इनकी मुलाकात हुई थी। जॉर्डन के किंग से भी हुई थी, उनसे भी हुई थी, और फिर अभी इनकी विज़िट की हैसियत सिर्फ़ इज़राइली सफ़ीर की हैसियत से थी। ब्लिंकिन साहब इज़राइली सफ़ीर बन के तकरीबन घूम रहे थे अनऑफ़िशियली। तो इस पूरी दुनिया में ये दबाव बनाया जा रहा है, हर तरह के चैनल को इस्तेमाल करके, कि आपको कंसेशन हम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलें। ये दबाव है सारी दुनिया के, यानी जो इस हम्म। वक़्त के बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक हैं, जो फ़लस्तीन के हिमायती हमेशा से रहे हैं, आज वो भी मजबूर हो गए हैं इतने बड़े प्रोपेगेंडा के बाद कि वो हमास को कहीं न कहीं कंडेम करें और क्रिटिसाइज़ करें। और इन्होंने शर्त लगा दी है कि ठीक है, हम सब रोक देंगे, पहले आप। तो ये हमास को साइडलाइन करने की कोशिश है। उसमें महमूद अब्बास को भी इन्होंने शुरू किया है। महमूद अब्बास साहब के यहाँ मसला ये है कि हमास ने जो 2006 में इलेक्शन लड़ा था, तो वो पूरा 55% वोट फ़लस्तीन का हासिल किया है, सिर्फ़ गज़ा का हासिल नहीं किया, बल्कि बिल्कुल। वेस्ट बैंक से भी उन्होंने 50%, हम्म। तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट। और उसी के नतीजे में वो मुहासरा हुआ कि उस चुनी हुई सरकार को इस्राइल ने और यूरोपियन यूनियन ने, यूएस ने कबूल नहीं किया, और कहा कि नहीं, हमास को तो हम कबूल नहीं करेंगे। तो 2006 से चला आ रहा है। महमूद अब्बास साहब का लोकस स्टैंडाई, उनकी जो वहाँ पर अथॉरिटी है, वो हमास की वजह से खत्म हो जाती है, बात तो महमूद अब्बास साहब भी जानते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि जब 9 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस की क्लोज़ डोर मीटिंग हुई, तो वहाँ तो हमास का नुमाइंदा नहीं था, वहाँ तो पीएलओ का जो नुमाइंदा यूनाइटेड नेशंस में होता है, उन्होंने ही तक़रीर की। और उस तकरीर में उन्होंने वही बातें कही जो हमास ने कही थी। उन्होंने कहा कि प्रोवोकेशन पिछले कई साल से चल रहा था। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस था। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमास के लोगों पर हो रही थी। ये सारी बातें कही कि इतना सारा ज़ुल्म हुआ, उसके रिएक्शन में हमास का ये हमला हुआ है। ये तो तस्लीम किया पीएलओ के नुमाइंदे ने वहाँ पर, और अभी तक की स्टेटेड पोज़ीशन उनकी वही रही है। और कल भी वो भले ही ये कह दें कि हमास से हम अलग हो रहे हैं, वो तो हैं ही अलग, पहले से ही अलग हैं। लेकिन वो वर्ल्ड फोरम पर वो खुद को बचाने के लिए ये बात कह सकते हैं कि वरना फ़लस्तीन के लोगों ने उनको कभी भी हिमायत यानी हमास के बाद से पीएलओ की हिमायत नहीं की है। और अब इस हमले में जो हमास को कामयाबी मिली है, वो अपना अहदाफ हमास अचीव कर चुका है, ऑलरेडी अचीव कर चुका है, पहले ही दिन वो अचीव कर लिया। तो पीएलओ और ज़्यादा साइडलाइन हो जाएगा। ये खतरा तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में महमूद अब्बास साहब को भी है ना, इसलिए वो भी थोड़ा इस तरफ सॉफ्ट होंगे कि हमास को कॉर्नर करने के लिए और की अथॉरिटी को बरकरार रखने के लिए अगर अमेरिका ऐसी कोई शराइत लगा रहा है, तो ये उनके हक में भी है। तो वो कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि अभी
हम लोगों को भी, हमास को भी, और जो लोग उनको मानने वाले लोग हैं, इस किस्म के कज़ियों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। महमूद अब्बास अपनी मफ़ाद की बात कर रहे हैं, इस वक़्त उनको मौका है, करने दीजिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ते ज़मीनी वाला हालात नहीं है। ये बड़ी बात आपने कही कि महमूद अब्बास के इस तरह के स्टेटमेंट से इस मुहिम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रमानी साहब, अभी आप कह रहे थे कि हमास का जो हदफ था, उसने पहले दिन ही हासिल कर लिया। क्या था हमास का वो हदफ? जरा इस पर बात करेंगे। देखिए, एक क्या क्या अचीव नहीं किया हमास ने, गौर से देखिए। अ, फ़लस्तीन के मसले पे दुनिया खामोश थी पिछले 40 साल से। कोई हम्म। बड़ी खबर नहीं आती थी, कुछ उर्दू अखबारात में यहाँ-वहाँ कुछ छप जाता था, कभी साल 6 महीने में एक आध कोई आर्टिकल छप गया। अभी हमास के हमले के बाद दुनिया के मीडिया की हेडलाइन्स अरब पैलेस्टाइन इस्राइल का किस्सा है। मुस्तकिल है, और इस शिद्दत के साथ है कि वो नौजवान नस्ल जो ये जानती नहीं थी कि फ़लस्तीन का किस्सा क्या है, आज वो गूगल सर्च कर रही है, फ़लस्तीन के बारे में पढ़ रही है, किताबें सर्कुलेशन में है, लोग किताबें जो लिखी गई हैं फ़लस्तीन, इसराइल के बारे में वो पढ़ रहे हैं। तो पूरी नौजवान नस्ल इस किस्से को लेके जो 75 साल से जारी है, ऑफ़िशियली और अनऑफ़िशियली सवा सौ साल से जारी है, अब सब के सब पढ़ रहे हैं। नस्ल नौ को मालूम होगा कि किस्सा क्या है और ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है, एक बात। दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट, जो अरब नॉर्मलाइज़ेशन हो रहा था, इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पर 2020 में ट्रम्प के ने जो शुरू किया था, अमेरिका के साबिक सदर, और जिसके बैक पे उनके दामाद कुशनर साहब थे, जो हम्म। खुद एक हार्डकोर यहूदी हैं। ज़ायोनिस्ट है, यहूदी नहीं बल्कि ज़ायोनिस्ट है। वो करा ज़ायोनिज़्म। रहे थे, वो उन्होंने अफ्रीका के तमाम वो ममालिक जिन्होंने कबूल नहीं किया था, आज तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था इसराइल को, उन्होंने इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पर उनसे मुआहदे करवाए, उनको रिश्वतें दी, उनके लोन्स माफ़ किए, उनको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मुफ़्त देने की बात की और बहुत सारे कंसेशन दिए। तो जो घाना है, कीनिया है, सूडान है, मोरक्को है, उनसे उन्होंने ताल्लुकात किए, और अब ये यूएई से किए इन्होंने यही मुआहदे कि यूएई को हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस देंगे, सब करेंगे। बहरीन से किए, और अब सऊदी अरब बहुत करीब था उस नॉर्मलाइजेशन के। तो हम्म। ये तमाम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आज रुक गया है। कोई जुर्अत नहीं कर सकेगा उस नॉर्मल, अगर वो नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाता, तो फ़लस्तीन का किस्सा तकरीबन मर चुका था, मर जाता। तो आज वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रुक गया। ये दूसरा अचीवमेंट है। तीसरा अचीवमेंट ये है कि आज 200 के करीब जंगी कैदी हमास के पास हैं, जो उनकी बहुत बड़ी हथियार है उनका, बहुत बड़ा हम्म। टूल है उनके पास, और बहुत बड़ी शील्ड है, ढाल है, जिसके बिहाफ़ पर जो हज़ारों फ़लस्तीनी, और वो हमास के नहीं हैं, फ़लस्तीन के लोग इस्राइल की जेलों में सालों-साल से पड़े तशद्दुद का शिकार हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, बेघर उनके फैमिलीज़ और उनके बच्चे जो हैं भूखों मर रहे हैं। उन पर बार्गेन करने का यही मौका है, और इसके लिए उन्होंने इतने ज़्यादा इस्राएलियों को यरगमाल बनाया है कि वो उनको छुड़ा सकें, और वो छूटेंगे यकीनी तौर पर। ये माँगेंगे अपने जंगी कैदी, वो माँगेंगे अपने जंगी कैदी। ये तीसरा हदफ है। चौथा बड़ा हदफ ये है कि 16 साल से जो मुहासरा चला आ रहा है गज़ा का, उस मुहासरे को लेके नेगोशिएशन करने का यही वक़्त है कि आप उस मुहासरे को रोकें, और वो जब भी आएँगे नेगोशिएशन के टेबल पे, उस मुहासरे को रोकने की बात यकीनी तौर पर होगी। और जो 5वां हदफ इनको हासिल होगा इससे, जो अभी होना है, वो भी नेगोशिएशन की टेबल पे होगा, कि 1967 का फ़लस्तीन और इस्राइल के 2 स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं, अब उस पे सारी दुनिया यानी यूएनओ और अरब लीग, ओआईसी और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब बैठकर उस पे बात करके उसे इम्प्लीमेंट करवाएँ। तो बताइए ये अचीवमेंट है या नहीं है? और इसमें इज़राइल बिल्कुल। का क्या अचीवमेंट है? कुछ भी नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इज़राइल 50 साल पीछे भी चला गया है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी एजेंसियाँ, उसकी महारत पे जो दुनिया भरोसा कर रही थी, लोग उससे रिश्ते बना रहे थे, डर पैदा हो रहा था लोगों को इज़राइल का। तो इस इन मामलों में भी इज़राइल कहीं न कहीं पीछे चला गया है। जल्दी कोई भरोसा नहीं करेगा इज़राइल की टेक्नोलॉजी पर या उसकी क़यादत पर, उसकी आर्मी पर। इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, और जी। आगे भी होंगे इज़राइल को इसको लेके। पहले ही उनकी इकोनॉमी कोई बहुत हाँ। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और नहीं जो है, सेटलर अब को और बाहर से वो नुकसानात बुला हुए। रहे थे, बाहर से जो सेटलर को बुला-बुला करके आबाद कर रहे थे फ़लस्तीनी इलाकों में, तब वो भी जल्दी आने की हिम्मत नहीं करेंगे।
अल जज़ीरा की मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 30,000 से ज़्यादा वापस गए हैं। जी, नकबा का ऐलान करने वाले थे नेतन्याहू साहब। सेकंड नकबा, यानी पहला नकबा जो 1950 में 1948 का। इस्राइल ने किया था, जिसके नतीजे आज आप इस्राइल की में यहूदी आबादी को उठा के देखें कौन है? ये फ़लस्तीनी नहीं है, ये अरब स्पीकिंग लोग नहीं है, सारे यूरोप से जो 75 लाख के करीब लोग हैं, यूरोप के से आए हुए सेटलर्स हैं। जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, यूके से, यूएस से, ये सब आए हुए। दुनिया में कुल आबादी यहूदियों की 1.5 करोड़ है, कुल मिला के, सिर्फ जी। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में से 75 लाख ये नकबा के नतीजे में अपने घर-बार बेच के, हिंदुस्तान से भी लोग घर बेच के जाके इस्राइल में आबाद हुए। ये 75 लाख वहाँ हैं, 60-65 लाख के करीब यूएस में रह रहे हैं, जो वहाँ जी। की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। बाकी सारी दुनिया में 8-10 लाख के करीब हैं। तो ये नकबा, सेकंड नकबा नेतन्याहू ऐलान करके कहाँ बसाना चाहते हैं? गज़ा में बसाना चाहते हैं, यरूशलेम में बसाना चाहते हैं। नए सेट ना नाजायज़ सेटलमेंट बना के जो 10-12 लाख लोग मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया में रह रहे हैं, उनको अब बुलाने का ये इरादा था। तो वो कितना पूरा हो पाएगा, वो तो देखने की बात है। अच्छा डॉक्टर हमानी साहब, इस जंग से पहले ही सऊदी अरब की और इजराइल के साथ बातचीत चल रही थी, सफारती समझौता की। बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में कहा, सऊदी अरब ने बड़ी वाज़ेह शर्तें लगाई थी कि उसी शर्त में मुआहदा होगा जब 1967 की सरहद को इजराइल तस्लीम करेगा। बहुत मतलब सऊदी अरब से सख्त शर्त थी, और कुछ लोग कह भी रहे थे कि इसमें फलस्तीन का फायदा है कि एक आज़ाद रियासत की तश्कील हो पाएगी। और फिर उसी के बाद ये पूरा हमास का हमला। तो एक तरफ जब मसले हल हो रहे थे फ़लस्तीन के, तब इस तरह का हमला, क्या नुकसान पहुँच रहा है फ़लस्तीनी कॉज़ को, या इसके पीछे कुछ और एजेंडा है? देखिए, ये बहुत अहम है और इस पे बहस की जा सकती है, ये बात सही है। लेकिन एक तरफ हम ये उन्होंने जो शर्त लगाई वो बहुत अहम थी। सऊदी अरब की जानिब से जो कि फ़लस्तीन का मसला हल कीजिए, वो बहुत अहम थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मोरक्को ने या बहरीन ने या यूएई ने, यूएई इस मामले में बहुत अहम है, या अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इस किस्म की शराइत भी नहीं लगाई, और अगर कहीं किसी ने लगाई तो बहुत हल्की-फुल्की थी इस किस्म की शर्तें। अब इसके बरक्स ट्विस्टेड साउथ अफ्रीका का आज भी आया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खुलेआम उन्होंने कहा है कि इसराइल एक ट्रेटर स्टेट है, उसको कबूल करने से ज़्यादा बेहतर ये है, उसके साथ नॉर्मलाइज़ करने से बेहतर ये है कि हम अपने आप को खत्म कर लें। इतना स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीका की क्रिश्चियन कंट्री से ये आज मैसेज आया है। ऐसे में इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज सऊदी अरब की तरफ से जा सकता, ये कहना बहुत मुश्किल था। और ये इसराइल और अमेरिका जैसे लोग ये वादा कर सकते थे उनसे कि ठीक है, हम इस मसले को हल कर लेंगे, आप अभी अकॉर्ड साइन कीजिए। अकॉर्ड तो कीजिए, और अकॉर्ड के तो बहुत करीब आ गए थे। इस शर्त के बावजूद भी अकॉर्ड के बहुत करीब आ गए थे। अभी उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसे मुलतवी कर दिया है। लेकिन फ़लस्तीन का मसला अमेरिका हल कर देता, या वो 1967 की पोज़ीशन पे आ जाता, इसराइल की ने जो पोज़ीशन ले रखी है, जहाँ वो नकबा का ऐलान कर रहे हैं, जहाँ नेतन्याहू इलेक्ट ही इस बुनियाद पर हुए कि वो इसराइल से फ़लस्तीन का वजूद मिटा देंगे। इस नारे की बुनियाद पर वो खड़े हुए, ऐसी सूरत-ए-हाल में सऊदी अरब का इस शर्त का लगा के इसे कबूल करवा लेना एक इंतहाई मुश्किल मरहला था, जिसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ही कम थे, बहुत कम थे। और मेरा ख़्याल है हमास को भी कहीं न कहीं ये खौफ था कि ये आखिरी किला है। अगर सऊदी अरब ने भी ये मुआहदा कर लिया फ़लस्तीन पर वादे-वईद की बुनियाद पर, जी। तब तो कॉज़ ही सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो हुँ। ये इस हमले के पीछे एक बड़ा रीज़न है ये। अच्छा डॉक्टर रबानी साहब, एक आखिरी सवाल करेंगे। जो फ़लस्तीन है उसको लेकर के शुरू में लड़ाई यहूदियों की किसी और से थी, फिर ईसाइयों से रही, फिर जो लड़ाई फ़लस्तीन के लिए रही वो मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन, सलीबी और जो इस्लामी तारीख की जंग रही है। मुसलमानों ने अपना हुकूमत कंट्रोल किया, कभी सलीबी वहाँ पर आए, यहूदी बीच में कभी नहीं आए। अब जो यहूदियों को बरतानिया ने बसाया, फिर अमेरिका ने पूरा उनको सपोर्ट करना शुरू किया, तो आपको क्या लगता है ये अभी भी जो लड़ाई है इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की है, या कह लीजिए कि इस्लामी हुकूमत वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर या अमेरिका है, और यहूदियों को बीच में एक वो ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बात सही है। यहूदियों के कंधे पे ईसाइयों ने बंदूक रखी हुई है। इस्लामोफ़ोबिया तो है ही।
जी, बरसरे पैकार इस्लाम से सब रहे हैं, मुश्तरका तौर पर रहे हैं। जी, सतीज़ाकार रहा है अज़्ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। तो यहूदियों से हमारा तो कोई झगड़ा कभी था ही नहीं और यहूदी पिक्चर में भी नहीं थे। इस्लाम के आने से 600 साल पहले सीरियन क्रिश्चियंस ने यहूदियों को फ़लस्तीन से बाहर निकाला था। यानी हुँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो को मसलूब किया गया, सलीब पर चढ़ाया, वो यहूदियों ने चढ़ाया था। इसकी बिल्कुल, सज़ा के तौर पर वहाँ के क्रिश्चियंस ने इनको वहाँ से निकाला था। हज़रत उमर फारूक से जो मुआहदा हुआ, उसमें इन्हीं ईसाइयों ने ये कहा था कि यहूदियों को यहाँ बसने की इजाज़त ना दी जाए। एट द मोस्ट बिल्कुल। इबादत करने आते हैं, तो इबादत करें और चले जाएँ, यही मुआहदा था। तो हाँ, यहूदी और मुसलमान आमने-सामने नहीं थे। फिर जितनी जंगें हुई हज़रत उमर के फ़तह कर लेने के बाद फ़लस्तीन को, वो तो इन रोमन क क जो क्रिश्चियन हैं या सीरियन क्रिश्चियन जिनको, उन्हीं से ये जो होती रही हैं। बाज़ंतीनी सल्तनत रही है क्रिश्चियनों की, उनसे रही है। और उसमें भी इन्होंने हज़रत उमर के बाद सिर्फ़ 200 साल से भी कुछ कम अरसे इनके कब्ज़े में रहा है फ़लस्तीन। बाकी तो फिर तो ब 11वीं सदी के आखिर में तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने दोबारा फ़लस्तीन को हासिल कर लिया था और तब से लेके आज तक 800 साढ़े 800 साल होने को आ रहे हैं, तब से तो आज भी मुसलमानों ही के कंट्रोल में है। तो इनको प्रॉब्लम है क्रिश्चियंस को कि इनके पास जवाज़ नहीं है। कि किस बुनियाद पे फ़लस्तीन पे हमला करें। तुर्की के हुँ, ज़माने में भी खिलाफत से जब इन्होंने कहा था कि आप तुर्की पहली जंग-ए-अज़ीम में यहूदियों ने ईसाइयों से ये पैक्ट किया कि जंग-ए-अज़ीम में हम आपकी मदद करेंगे, बशर्ते कि आप हमको फ़लस्तीन दिलवा दें। हुँ, इसी मुआहदे की बुनियाद पर जंग-ए-अज़ीम में इनसे इनकी मदद यहूदियों ने की थी। उस पर तुर्की से कहा गया कि भई आप इनको वहाँ सेटल होने की इजाज़त दें। इस पर बहुत ही क्लियर जवाब तुर्की के उस्मानी खलीफा ने उस वक़्त दिया था कि मेरी लाश पे सुल्तान अब्दुल हमीद इसराइल अल-सानी बनेगा। ने। जी, ये उसी बुनियाद पे कहा था। तब से फिर वो ज़ाहिर है कि वो तुर्की की खिलाफत उसके नतीजे में ख़त्म हुई, इसीलिए ख़त्म हुई, इसकी बुनियाद पर ख़त्म हुई और फिर इन्होंने वहाँ बसना शुरू किया। तो यहूदियों के कंधे पे बंदूक रख के और उन्होंने खुद अपना कंधा पेश किया है, वो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं। तो ये यहूदी और ये ईसाई, लेकिन आप इससे कन्फ्यूज़ ना करें वो दूसरी ईसाई दुनिया को जो रूस में पाई जाती है, रशियन क्रिश्चियन, वो हुँ, दुश्मन हैं सीरियन क्रिश्चियन के। इसलिए आप देखिए कि यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की की यहूदी रियासत है यूक्रेन, जी, वो हमला किस पे कर रही है? क्रिश्चियंस के ऊपर, जो रशियन क्रिश्चियंस हैं और रोमन क्रिश्चियंस इन रशियन की क्रिश्चियन के दुश्मन हैं। तो इसलिए एक और यहूदी से वहाँ उन रोमन क्रिश्चियन से रशियन क्रिश्चियन पे हमला करवाया और एक दूसरी यहूदी रियासत इस्राइल के ज़रिए मुसलमानों पे हमला करवाया। तो ये रोमन क्रिश्चियंस की साजिशें हैं, जो पूरी दुनिया में तीसरी जंग-ए-अज़ीम बपा करके एशिया को कमज़ोर करना चाहती हैं। अफ्रीका पहले से कमज़ोर है और जो इकोनॉमिक डिवास्टेशन क्रम्बलिंग है यूरोप की, जो मुस्तकिल नीचे गिर रहा है, जिसकी मुट्ठी से रेत की तरह से इक़्तिदार नीचे गिरता चला जा रहा है, उस इक़्तिदार को बचाने के लिए एशिया पे ये हमला है। इसको फ़लस्तीन के साथ मिला के देखना चाहिए। तो ये मतलब यूरोप रोमन का क्रिश्चियन की यूरोपियन जंग क्रिश्चियन है। का हमला है एशिया पर। एशिया पर, बिल्कुल। ये एक बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम में इसको देखना पड़ेगा, जो जी। हमारे यहाँ का मीडिया और बीजेपी और आरएसएस के तंग-नज़र लोग इसे समझ नहीं पाएँगे। उनसे कोई लेना-देना ही नहीं है, इसलिए अब कहते हैं नहीं, मैं बेगानी सुन रहा नियाज़ी था में आपकी दूल्हा भी दीवाना है। एक डिबेट में आपको भी मैं सुन रहा था, तो यहाँ की मीडिया को देखकर पता चल रहा है कि फ़लस्तीन की तारीख 7 अक्टूबर से ही शुरू हुई है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसके बाद ही पूरी कॉन्फ्लिक्ट है इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान। जी। इनको तो यही लगता है। इसलिए इनको पहले से मालूम नहीं है। फ़लस्तीन की जंग 1896 से चल रही है। दुनिया को ये समझना चाहिए। जी। थियोडर हर्ज़ल ने जो किताब लिखी थी द ज्यूज़ स्टेट, उसके बाद 1897 में जो फर्स्ट ज़ायोनिस्ट कॉन्फ्रेंस की, उसके और जो बाद शुरू होती है स्विट्ज़रलैंड में सारी जो उसने कहानी। पहली आलमी सहयूनी कॉन्फ्रेंस की थी। यस। बिल्कुल, उसके बाद होती है, अब आप देखिए 1847 उसके बाद जंग बल्कान किसके खिलाफ लड़ी गई? 1912 में पहली जंग हुई जंग बल्कान, फिर फर्स्ट जी। वर्ल्ड वॉर किस लिए हुई, उसका नतीजा क्या निकला? फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो एक इस्राइल के कयाम के लिए
10 करोड़ लोगों का कत्लेआम पिछले 110-111 साल में हुआ है। दुनिया को ये तारीख भूलना नहीं चाहिए और वो कत्ल होने वालों में मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, सब हैं और पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को 2 बार, 3 बार बदला गया है, सिर्फ एक इस्राइल के कयाम के लिए और वो इस्राइल आज भी महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, पुरअमन नहीं है, फ्रेजाइल है और बहुत वुल्नरेबल है। ये बात इस्राइल के लोगों को खुद समझनी चाहिए कि वो कितने वुल्नरेबल हैं कि वो उनके पड़ोस में जो कुछ है, उसको देखते हुए उनको पुरअमन रहना चाहिए। फ़लस्तीन के लोगों का हक तस्लीम करना चाहिए। एक फ़लस्तीनी रियासत को पुरअमन वहाँ चलने देना चाहिए, उसपे रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। यही उनके अपने अमन और उनकी बक़ा की ज़मानत है। ये बात नेतन्याहू साहब की समझ में इसलिए नहीं आ रही कि वो अमेरिका से पैसे ऐंठते, अमेरिका की इकोनॉमी पे वो राज करते, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे नहीं, हैं। नहीं, अब फैसला तो डॉक्टर साहब अमेरिका करेगा, नेतन्याहू तो वही करते हैं जो उनको अमेरिका कहता है। जी हाँ, जी हाँ। यूनाइटेड स्टेट्स के क्लियर रेज़ोल्यूशन है इस बारे में कि यूएस अनड्यू सपोर्ट करता है इसराइल को। ये यूएन के रेज़ोल्यूशन है। इसके बावजूद कि यूएस का बहुत बड़ा रोल है यूएन में, बहुत इम्पैक्ट है, बड़ा उनके बालादस्ती है। इसके बावजूद ये रेज़ोल्यूशन और इसराइल के खिलाफ इन्होंने वोट किया है, यूएस ने 80 रेज़ोल्यूशंस पे जिसमें इसराइल को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। अमेरिका के भी वोट उसमें शामिल हैं। यूनानिमस वोट है जिसमें इसराइल को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया है और हुकूक इंसानी का सबसे बड़ा ट्रेटर डिक्लेयर किया है यूएन ने बार-बार किया है पिछले 70 साल में और यूएस को भी बोरीद इल्ज़ाम ठहराया। ये वजह है कि आप हमने तो कल भी लिखा कि जी। पानी बंद कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं इस जंग में भी और यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है इसराइल से कि भई पानी खोल दीजिए, हुज़ूर आप इनका खाना जाने दीजिए, आप इनके यहाँ बिजली जाने क्या इतना मतलब बेबस है? क्यों है यूनाइटेड नेशन इज़राइल के आगे? फेल हो चुका है यूनाइटेड नेशंस और इसराइल के आगे नहीं बहुत सारे मामलात में यूनाइटेड नेशंस का अब कोई रोल नहीं रहा है। जिस तरीके से यूनाइटेड अरब नेशन लीग, बनाई लीग था ऑफ बस नेशंस इज़राइल को ये क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब बना 1945 में, तो 2 साल बाद उसने तक़सीम किया फ़लस्तीन की सरज़मीन को और फिर इज़राइल आज तक कोई बात नहीं मान रहा उस यूनाइटेड नेशन की। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जिस तरीके से लीग ऑफ नेशंस क्रम्बल कर गया था, टूट गया था, अपने ही वजूद से टूट गया था, वही हाल अभी यूनाइटेड नेशंस का तकरीबन हो गया है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखिए ये ज़रा-सा मौज़ू से अलग बात हो जाएगी। जी। ब्रेक्सिट जब हुआ था और लंदन निकला था यूरोपियन यूनियन से, तो हुँ। उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे जिसकी वज़ह से लंदन निकला और निकलने के बाद यूनाइटेड किंगडम में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी तक भी नहीं आई। ये सब जानते हैं कि सब्जियाँ तक अवेलेबल नहीं होती हैं बर्तानिया में आजकल। यानी गर्मी पड़ जाए और एसी चलाना हो तो गैस अवेलेबल नहीं है उनके पास, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यूनाइटेड किंगडम में है। तो ब्रेक्सिट एक इंटरनेशनल बॉडी यूरोपियन यूनियन है। यूके के निकलने के बाद यूरोपियन यूनियन ज़रा-सा रह गया। उसकी अहमियत कम हुई, बहुत कम हुई। तब मैंने कहा था कि ब्रेक्सिट के बाद अगला नंबर यूनाइटेड नेशंस का होगा और यूनाइटेड नेशंस को कमज़ोर करने की सबसे बड़ी वजह इसराइल बनेगा। और आप देखिए कि इसराइल यूएन के कमज़ोर होने की और टूटने की वजह बतदरीज बनता चला जा रहा है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस कितना कमज़ोर, मजबूर और बेबस अक़वाम आलम के सामने दिखाई दे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वक़्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। हम लोग फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाज़ुर है, उसी पर बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है, इस मर्तबा जो इतना बड़ा हंगामा बर्पा हुआ है, हमास ने अपना हदफ भी हासिल किया है, तो क्या एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील हो पाएगी या अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा फ़लस्तीनियों को? देखिए, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तो मौजूद है, रिकॉग्नाइज़्ड है। इसराइल उसे बसने नहीं दे रहा है। हुँ। सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है। और ये जब आज मीडिया बहस करता है, तो अब हम उनसे पूछते हैं, इसराइल के वजूद को अभी तक आधी दुनिया ने तस्लीम नहीं किया।
कम से कम 40% दुनिया ने तो तस्लीम नहीं किया। इसीलिए अरब बिल्कुल। नॉर्मलाइज़ेशन कर रहे थे कि आप हुँ, रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, पूरे अरब वर्ल्ड ने नहीं किया था। अब से पहले अफ्रीकी वर्ल्ड ने नहीं किया था। तो आप देखिए 54 मुल्क वहाँ पर हैं और कितने सारे मुल्क यहाँ अरबों में, इन्होंने नहीं किया था। पाकिस्तान ने नहीं किया, ऐसी साउथ अफ्रीका ने नहीं किया, बहुत से मुल्कों ने नहीं किया था। 40% वर्ल्ड ने इसराइल को बहैसियत स्टेट अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। मगर उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का होता है, एक ऑफिशियल आर्मी है, सब है। और फ़लस्तीन के वजूद को वो सारी दुनिया ने तस्लीम कर रखा है। कोई मुल्क, इसराइल समेत, अमेरिका समेत, भारत समेत, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के लिए अपना वो कंसेंट ना दिया हो। सबने दिया है और उसकी बाउंड्रीज़ भी 1967 में तय कर दी गई कि फ़लस्तीन ये होगा, इसराइल ये होगा। इसके और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नाम पर उनको हुकूमत चलाने का हक भी दे दिया। लेकिन वो आर्मी नहीं रखते अपने पास। आर्मी इसराइल रखेगा और फ़लस्तीन के पास स्टेट होने के बावजूद, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट होने के बावजूद, उसके पास कोई आर्मी नहीं होगी। तो अगर वो आर्मी नहीं होगी और उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ होंगे, उसके ऊपर टेरर अटैक होंगे, 33,000 बच्चे 2006 के बाद से अब तक बच्चे 33,000 इसराइल ने कत्ल किए हैं फ़लस्तीनियों के। दुनिया बिल्कुल। खामोश रही। तो ये 2016 से अब फ़लस्तीन के तक पास वहाँ तक अपनी ये दुनिया आर्मी खामोश है। नहीं है, डॉक्टर साहब, फ़लस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या इज़राइल नहीं होने दे रहा या यूनाइटेड नेशन? क्यों आर्मी नहीं? जब एक स्टेट सब है, दुनिया ज़िम्मेदार हैं। तस्लीम कर रही। सब ज़िम्मेदार हैं इसके लिए, पूरी दुनिया ज़िम्मेदार है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 2016 से लेके आज तक एक मुहासरा 26 किलोमीटर की बेल्ट का सारी दुनिया मिलके खत्म नहीं करवा सकती, जो ज़ालिमाना है, गैर जमहूरी है, गैर इंसानी है, उसको लेके और इतने रिज़ॉल्यूशन उसके खिलाफ भी हैं, फिर भी वो मुहासरा वहाँ से खत्म नहीं हुआ। 20 लाख लोगों को ओपन जेल में रखे हैं। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल है। यूएन कह रहा है खुद। इसके बावजूद बिल्कुल। वो मुहासरा खत्म नहीं हो रहा और आप उनको इजाज़त नहीं दे रहे कि वो अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम का मुकाबला भी कर सकें, कोई आर्मी उनको नहीं बना रहे, तो फिर मुझे बताइए मुकाबला कौन करेगा? अगर हमास मुकाबला नहीं करा, आज महमूद अब्बास साहब बहुत आसानी से कह सकते हैं, मैं उनकी बात कबूल कर लेता हूँ। लेकिन महमूद अब्बास साहब से भी पूछिए कि अगर आपके पास सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, आपके बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द मर रहे हैं, आप मस्जिद अक़सा में जॉर्डनियन अथॉरिटी होने के बावजूद वहाँ पर शराइत इसराइल नाफ़िज़ करता है कि यहाँ पर 50 साल से कम उम्र के नौजवान नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। ख़वातीन नहीं, बच्चे जाएँगे और बूढ़े जाएँगे। ये टर्म्स डिक्टेट करने का इसराइल को क्या हक़ है? जबकि वो वहाँ पर हाकिम भी नहीं है। हाकिम तो वहाँ पर इंटरनेशनल अथॉरिटी थी और जो वक़्फ़ के मुतवल्ली है, वो जॉर्डन के किंग हैं। फिर इसराइल का क्या रोल है कि मस्जिद अक़सा में कौन दाखिल होगा, कौन दाखिल नहीं होगा, ये तय करने का? और महमूद अब्बास साहब आज तक इन शराइत को रोक नहीं पाए। कत्लेआम होता है वहाँ, हर जुमे को 2-3 फ़लस्तीनी शहीद हो जाते हैं। हर बिल्कुल। ईद के दिन और रमज़ान के महीने में वहाँ मसला होता है, उसे रोक नहीं पाते। आर्मी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मग़रिबी किनारे में 550 चौकियाँ इसराइलियों की है, जहाँ मुसल्लह पुलिस और आर्मी मौजूद रहती है। एक मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले में जा नहीं पाते आप, एम्बुलेंस नहीं गुज़र पाती। अगर वहाँ से कोई जल्दी में जाना चाहे, जा नहीं सकते बगैर चेक पोस्ट क्रॉस किए। इसको किसने रोका? तो अगर आप हमास ने उसको रोकने की कोशिश की है, तो उसको आप टेररिस्ट कह देंगे। ये पीएलओ के जो लोग हैं, 1982 तक इनको भी टेररिस्ट कहा जाता था। यासिर अराफ़ात को भी टेररिस्ट कहा जाता था। डू यू बिल्कुल। नो? 1982 तक यासिर अराफ़ात फ़लस्तीन में सबसे बड़ा टेररिस्ट था। फिर क्या हुआ? 1994 में इन्हीं यासिर अराफ़ात साहब को वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। ओस्लो माहदा आलमी की वजह अमन से। का नोबेल प्राइज़ यासिर अराफ़ात को दिया, जो टेररिस्ट कहलाए जाते थे। ये पीएलओ जो उस वक़्त टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन थी, वो पीएलओ आज वहाँ पर अथॉरिटी है और उसको यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज़ करता है। कौन-सी तारीफ़ लेके आप चल रहे हैं टेररिज़्म की? देखिए टेररिज़्म बहुत ही मुश्किल टर्म है, 1700 घंटे इस पे बहस हुई है। इससे ज़्यादा बहस किसी लफ्ज़ पे दुनिया में नहीं हुई आज तक, जितनी टेररिज़्म लफ्ज़ पे बहस हुई और कोई कंसेंसस डेफिनिशन आज तक नहीं बनी। तो आप कल तालिबान को टेररिस्ट कहते थे, आज तालिबान हाकिम है अफ़गानिस्तान में, उसको रिकॉग्नाइज़ करता है यूनाइटेड स्टेट्स भी, इंडिया भी और तमाम लोग। आज आप हमास को टेररिस्ट कह रहे हैं और यूएन नहीं कह रहा। बिल्कुल। अथॉरिटी यूएन है डिक्लेयर करने की कि कौन टेररिस्ट है, हुँ। कौन नहीं है। यूएस कह रहा है। यूएस कौन है? मैं तो नहीं मानता यूएस को कि उसकी कोई अथॉरिटी है।
बिल्कुल। यूएस सैंक्शन लगा देगा हर किसी एक मुल्क पे इलाके तो पर उसका कारोबार हुकूमत है, बंद हो गज़ा जाएगा। पट्टी पर कंट्रोल है हमास का, पूरी दुनिया उसको एड देती है, उसका दफ्तर है कतर में, फिर उसको नहीं, वो इलेक्टेड है भई, 55% बिल्कुल, वोट लेके अवामी वोट से जीते हैं। तो आप कौन होते हैं जब अवामी ख्वाहिश हमास के साथ है, तो आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप टेररिस्ट बोल देंगे। ये कौन-सा क्राइटेरिया है और ये कौन-सी डेफिनिशन है टेररिज्म मुसलमान है की? बस और इसलिए। सारी दुनिया को मजबूर भी कर रहे हैं कि वो भी टेररिस्ट कहें, नहीं तो हम हुँ, आपको मदद नहीं देंगे वरना इनको टेररिस्ट कहो। ये गुंडागर्दी है, ये सरकार नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग बिल्कुल, है कि आप हमास को जो है साइडलाइन करके और उसको अटैक करके और उसके नाम पर तमाम फ़लस्तीनियों को 20 लाख 25 लाख फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने का लाइसेंस ले लेंगे। ये करना चाहते हैं यूएस के लोग और इस्राइल के लोग और बाकी तमाम दुनिया के वो जो खुद को इंसाफ पसंद कहते हैं, भाई हमास ने हमला किया है इसलिए सारे फ़लस्तीनियों को कत्लेआम कर दो। ये कोई तरीक़ा-ए-कार नहीं है और ये कोई इंसाफ नहीं है और ये कोई हुक्मरानी नहीं है और अगर ये होगा तो आप समझ लीजिए 16 साल जिन लोगों को आपने ओपन जेल में रखा था, जिनके पास दवा नहीं थी, जिनके पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, खुराक नहीं था, जिनके पास सारी दुनिया में कहीं जाने-आने का रास्ता नहीं था, उन लोगों ने समझ ले सारी दुनिया, 16 साल के उन बेकसूर कैदियों ने आज ये साबित किया है कि इस्राइल जैसी कुव्वत नाकाबिले तस्लीम नहीं है। वो हाथी के सूंड में चींटी बन के घुसे, नाकाम कर दिया 4 घंटे के अंदर-अंदर। तो आप 16 साल किसी को इस तरह मजबूर, परेशान और मकहूर रखेंगे, कहर बर्पा करेंगे, तो वो अपना इंतज़ाम खुद करेगा और वो किया। आज उन सुरंगों में जा नहीं सकता इस्राइल जो उन्होंने खोद रखी है हमास के लोगों ने। आज वो पानी बिल्कुल। के जो पाइप जिनसे पानी गुजरता है, मोटे पाइप, उन्हीं पाइप्स को काट के मिसाइल बना लिए उन्होंने। तो जो चारों तरफ अवेलेबल चीज़ें उन्हीं को लेके उन्होंने अपने हथियार बना लिए। पैराग्लाइडर को लेके उन्होंने पैराशूट बना दिया। उ उसी से आप आज तो हमास के लोगों ने जो इस्राइल के बॉर्डर पे जो सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ था, रॉकेट मार के उड़ा दिया। अब कुछ नहीं दिखा जो जासूसी का निज़ाम वहाँ इक्विपमेंट लगा रखे थे, उड़ा दिया आज ही की बात पूरा है ये कि खत्म। उन्होंने उड़ाए हैं। तो आप किसी को जेल में बंद रखोगे 16 साल बेकसूर, तो वो अपनी हिफाज़त का इंतज़ाम खुद कर लेगा और हमास ने वो कर लिया और दिखा दिया दुनिया को कि कोई नाकाबिले तस्लीम नहीं है। एक मज़लूम इंसान अगर अपने ज़ुल्म से निजात के लिए खड़ा होगा, तो हर तरीके से कामयाब होने की ताकत वो अपने अंदर रखता है। ये बात हमास ने साबित की है। डॉक्टर साहब एक बात ये समझना चाह रहे थे कि जो रफ़ा बॉर्डर है, जो मिस्र से आता है गज़ा पट्टी में, वो बंद पड़ा है, अभी तक वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है लंबी, तो उसको नहीं खोला जा रहा है। तो क्या इज़राइल का वहाँ भी कंट्रोल है जिसकी वज़ह से उसको नहीं खोला जा रहा है या मिस्र उसको नहीं हमास का ये इस्राइल की आर्मी रफ़ा बॉर्डर को गार्ड करती है अच्छा, और इसीलिए वो बंद पड़ा है। इसलिए अब वो खुलवाना चाहते हैं और वो खुलवाना इसलिए चाहते हैं कि जो फ़लस्तीनी गज़ा से निकल के जाना चाहते हैं, वो रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए निकल जाएँ। उनका मकसद दूसरा नहीं है। वो ह्यूमैनिटेरियन एड के हज़ारों ट्रक मुख्तलिफ ममालिक से आके अल अरीश पे भी खड़े हुए। अल अरीश का जो पोर्ट है, बहुत बड़ा जी, पोर्ट है मिस्र का। उस पोर्ट पे खड़े हैं। दवा, पानी, कपड़े, खुराक सब मौजूद है वहाँ पर। लेकिन इस्राइल रफ़ा क्रॉसिंग से ये ट्रक अंदर जाने नहीं दे रहा। ब्लिंकन साहब मिस्र के प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पर 300-400 लोग गज़ा में यूएन एड मिशन के और रेड क्रॉस के और सबके और अमरीकी शहरी हैं, उनको आप बॉर्डर खोल दीजिए तो वो यहाँ से निकल जाएँ। और उस बहाने पीछे जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो वहाँ से निकल जाएँ। इनके थिंक टैंक्स का कहना है कि रफ़ा बॉर्डर से ये फ़लस्तीनी निकले तो जो सिनाई की पहाड़ियाँ हैं, उन पर हुँ, इनके कैंप बसा दिए जाएँ। जो 40 जो 20 लाख लोग वहाँ हैं, एक नई बस्ती वहाँ बसाना चाहते हैं और नकबा करके इसराइलियों को यहाँ बसाना चाहते हैं। तो उसको मिस्र ने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन मिस्र की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो रफ़ा क्रॉसिंग से इन इस्राएली फौजियों को हटाने के लिए कोई एक्शन करता है, तो वो जंग का शरीक बन जाता है। इसलिए वो वहाँ से उन फौजियों को नहीं हटाया वरना तो उस साइड से इस्राएली फौजी उसे घेरे खड़े हैं। और खुलवाना इसलिए चाहते हैं कि नक़ल-मकानी हो जाए फ़लस्तीनियों की। तो उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों की नक़ल-मकानी नहीं होने देंगे, हमें ये एड अंदर जाने दीजिए जो हज़ारों ट्रक आके यहाँ पे खड़े हुए। वो उन्होंने आज इस्राइल ने कह दिया कि हम तो कोई भी इंसानी मदद हमास के लोगों को नहीं पहुँचने देंगे। इसका मतलब आप तमाम 20 लाख लोगों को हमास मान मान रहे हैं। ये बिल्कुल। ये ज़ुल्म की इंतहा है।
बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। हम बातचीत कर रहे थे इस्राइल फ़लस्तीन तनाज़ुर पर। कैसी लगी हमारी गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके ज़हन में कोई डाउट हो मसले फ़लस्तीन को लेकर के तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दोबारा हम डॉक्टर रहमानी साहब के साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों पर भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। सलाम।